स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मानिया पे। अभी हम लोग एडिटोरिया बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो इसमें से स्वच्छ परियोजना की प्राप्ति हेतु योग्यता ये HDI में शामिल नहीं होती है। मानव विकास सूचकांक जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आधार पर आकलित किया जाता है, और मानव विकास जो रिपोर्ट होता है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये PC महालनोबिस योजना पे आधारित थी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूसरा पंचवर्षीय योजना था, उसका कार्यकाल 1956 से 61 था, और ये मॉडल PC महालनोबिस ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य था कि इस अवधि में 5 सालों की अवधि में जो वास्तविक राष्ट्रीय आय था उसे 25% बढ़ाना, और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करना, तेजी से औद्योगिकरण करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही उद्योग और परिवहन के विकास के मामले में जोर दिया गया, और सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत परियोजना और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 137 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन जो हो सकता है वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दिया है, नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती उपयुक्त बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना और एक है अलमाटी, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर स्थित है, और एक है अमरावती, तो अमरावती परियोजना अमरावती नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध परियोजना है, और जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पे है, और अमरावती नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होता है NSG, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकी गतिविधियों से निपटने और देश में आंतरिक विद्रोह और राज्यों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो देखते हैं, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ली गई है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये भी सही है। अगला है, इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। नदी दिया हुआ है और उसकी सहायक नदी दिया हुआ है, तो इसमें कृष्णा लिखा है, तो कृष्णा की सहायक नदी जो है वो भीमा है। ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी है जो सिक्किम में बहती है। उसके बाद गोदावरी है, तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, और जमुना की सहायक नदी चंबल नदी है। तो हमारा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो जो अटल मिशन है यह नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है, और जो अटल नवप्रवर्तन मिशन है इसका संघीय बजट 2015 में किया गया और इसकी घोषणा 15 में किया गया था। और इसका उद्देश्य है देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, MSME क्षेत्र तथा औद्योगिक स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम हो जाएगा, जहाँ पे 17 आदमी
पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, यहाँ पे 52 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद हो जाएगा सिक्किम, यहाँ पे 86 आदमी होता है, और नागालैंड में 119 आदमी पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विली विली क्या है? तो जो विली विली होता है वह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसे विली विली कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली विली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीन गर्त स्थित है? डायामेंटीन ट्रेंच, तो ये है हिंद महासागर में। डायामेंटीन जो खाई है वो हिंद महासागर में एक गहरी खाई है, और यह हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके साथ ही हम लोग कुछ गर्त देख लेते हैं, जैसे हिंद महासागर में है सुंडा या जावा गर्त जिसको बोलते हैं, जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच, और उत्तर प्रशांत महासागर में एक है एल्यूसियन ट्रेंच। दक्षिण प्रशांत महासागर में है कर्मेडेक गर्त ट्रेंच, और एक दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, उसका नाम है दक्षिण सैंडविच गर्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो इसमें से कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो संकल्प होता है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति के पदावधि उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्षों तक होता है, लेकिन अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, और कोलकाता हाईकोर्ट का स्थापना 1862 में हुआ था, और इसके अंडर में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों आते हैं, और इसका खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साथ ही ये भी देखते हैं कि अनुच्छेद जो 214 है उसके अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 में लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। तो दोनों याद रखना है, 214 के अकॉर्डिंग सभी स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 के अकॉर्डिंग एक ही उच्च न्यायालय 2 राज्यों या एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, और लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, और राज्यसभा इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर विधेयक अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को लोकसभा को वापस भेजेगी, और लोकसभा को उसके बाद राज्यसभा की किसी भी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं विधिक संस्था है, और इसका जो स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखते हैं, सोन नदी ये गंगा की सहायक है, बेतवा जो है गंगा की सहायक नहीं होगी, गोमती, रामगंगा और सोन ये तीनों गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहले खनन क्षेत्र दिया हुआ है, उसके बाद खनिज संपदा दिया हुआ है कि कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखते हैं, कालाहांडी, तो कालाहांडी फेमस है, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, कालाहांडी में बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद दिया है जावर, तो जावर में जस्ता और सीसा मिलता है। उसके बाद है कोलार, तो कोलार सोना जानते हैं, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। उसके बाद है मोसाबनी, मोसाबनी में
तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है? तो जो फ्रेडरिक रेटजेल है उन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। साथ ही याद रखना है कि जो भूगोल होता है, भूगोल के जनक हिकेटियस को बोलते हैं, और वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं, और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो जो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और यह पार्वती घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह आर्टिकल 164 के 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, जो डाफर जनजाति है ये केरल में पाई जाती है, ये सही है। लेप्चा जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है, ये भी सही है। और मुआंग जनजाति है ये उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही है। तो बंजारा जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। याद रखना है, बंजारा जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है और महाराष्ट्र में एक कोली जनजाति भी होती है और एक वर्ली जनजाति भी होती है। अगला क्वेश्चन है, और साथ ही देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी, कनौरा और लाहौली जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। वर्षा के जल का जब मान, जो पीएच मान होता है ये 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन एबीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दिया है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, ये सही है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है। उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का परीक्षण किया है, जो उत्तर कोरियाई मिसाइल के लिए अब तक के सबसे खतरनाक परीक्षणों में से एक है और उत्तर कोरिया ने इसे दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइल होने का दावा भी किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये 6 नवंबर 2024 को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और इस सत्र में भारत को 2024 से 26 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है और इस सत्र में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना का चयन किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अंबाला, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सामंथा हार्वे ने जीता है। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है और यह सामंथा हार्वे के लिए पहला बुकर पुरस्कार है और 2019 के बाद किसी महिला लेखक द्वारा जीता जाने वाला यह पहला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। साथ ही देखेंगे एक होता है डॉल्फिन दिवस, तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है और एक होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश और टेबल टेनिस और कुश्ती तीनों को शामिल
नहीं किया गया है। वर्ष 2026 में जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल होगा उसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, डाइविंग, रग्बी सेवेंस और एक है रिदमिक जिम्नास्टिक है, इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब ये भारत ने जीता है और ये 10वां संस्करण का आयोजन ये ओमान के मस्कट में नवंबर-दिसंबर 2024 में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह 5वीं बार ट्रॉफी का विजेता बना है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबाम। एक है नेटुम्बो नंदी नदैतवा, ये पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। एक है पेंटोगटन सिनावात्रा, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है थाईलैंड की। और एक है जुडिस सुमिनवा तुलुका, ये पहली महिला प्रधानमंत्री है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखते हैं, राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं, ये सही है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ASOSAI सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान संगठन सभा का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1237 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन वोम के विकास को मंजूरी दी है, स्टेटमेंट गलत है। इसका परीक्षण मार्च 2030 में निर्धारित है, ये स्टेटमेंट सही है। सॉरी, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो वोम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये 9 स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल लॉन्च शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम शरद विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? ये 71 है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य जो स्कोर है 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया था और यह स्कोर 2020-21 में 66 था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है? तो भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताएं शामिल है। जो केंद्रीय बजट है 24-25 का विकसित भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। उसमें है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और 9वां और लास्ट है अगली पीढ़ी के सुधार। अगला क्वेश्चन है, CRISPR CAS9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। CRISPR CAS9 तकनीकी की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था और यह जो तकनीक है प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और बड़ा होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो याद रखना है जो फ्यूज होता है उसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुनना है।
दिया प्रकाश तीव्रता मापने वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है, ये भी सही है। स्वचालित नाइट लाइट्स और स्ट्रीट लैम्प में किया जाता है, सही है। ध्वनि रिकॉर्डर में किया जाता है, ये भी सही है। और स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा चारों ऑप्शन सही होगा। जो फोटो सेल का प्रयोग होता है ये फोटोग्राफी कैमरा में होता है, साउंड रिकॉर्डर में किया जाता है, जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं उसके नियंत्रण कंट्रोलर में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, और प्रकाश तीव्रता मापने वाला जो अनुप्रयोग होता है उसमें भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण हो जाएगा लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है। तो जो हवाई जहाज के ऊपर उठने का सिद्धांत होता है वो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। बर्नौली थ्योरम में होता है कि जब कोई असंपीड तथा अश्यान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन अंतर्मान की कुल ऊर्जा अर्थात जो दाब होता है, दाब ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। आगे देखते हैं। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। याद रखना है कि लोलक की जो घड़ियां होती है गर्मी में सुस्त जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है, कैरोलस लिनियस वर्गीकी विज्ञान का जनक है, और इवानोस्की विषाणु विज्ञान का जनक है, ये सही है। आगे है लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान का जनक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो लुई पास्चर है वो जीवाणु विज्ञान के जनक नहीं है। आगे देखते हैं। लुई पास्चर हैं ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्र वैज्ञानिक है और ये सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे जो टीकाकरण और किण्वन के सिद्धांतों को दिया था, और इन्होंने रेबीज के टीके तथा दूध के पास्चराइजेशन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो दिया है जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही है। फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51। जंतुओं के श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। कॉकरोच में श्वास रंध्र जो होता है ये सही है। केचुआ में त्वचा होता है, मछली का जो होता है गिल्स होता है, ये सभी दिए हुए हैं, मतलब जहाँ से वो लोग सांस लेते हैं। तो कॉकरोच श्वास रंध्र से लेता है, केचुआ त्वचा से लेता है, और मछली गिल्स से लेती है ऑक्सीजन, और डॉल्फिन दिया है त्वचा एवं क्लोन, तो ये नहीं होगा। डॉल्फिन जो है स्तनधारी है और यह सांस लेने के जल की सतह के ऊपर आकर फेफड़ों द्वारा श्वसन करती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये त्वचा और क्लोम से सांस नहीं लेती है, और इसीलिए डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर बार बार आना पड़ता है। और डॉल्फिन के सिर के ऊपर स्थित एक होता है ब्लो होल, ये नाक के रूप में कार्य करता है जिसमें डॉल्फिन के सांस लेने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मरास्मस रोग होता है। मरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, और एक होता है क्वाशियोकर रोग में इस बच्चे का हाथ पांव फूल जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, और एक विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और जो स्कर्वी होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोल्जिकाय को। गोल्जिकाय एक कोशिकांग है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में मदद करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है। तो जो छोटी माता होती है ये विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है। अब याद रखेंगे कि जो बीमारी होता है वो इस विषाणु के कारण होता है। जैसे एड्स होता है ये HIV के कारण होता है, पोलियो होता है ये पोलियो के कारण होता है, डेंगू होता है जो अरबो वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है जो मिक्सो के द्वारा होता है, चेचक होता है वेरिओला के साथ होता है, और जो छोटी माता होती है ये वेरिसेला के साथ होती है। खसरा होता है तो खसरा का विषाणु होता है मोबिली वायरस, और एक रेबीज होता है ये रेबडो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है। तो जो जाफराबादी होता है ये भारतीय भैंस का नस्ल होता है। भारतीय भैंस की नस्ल है मुर्रा हरियाणा में होती है,
एक होती है सुरती मेहसाना, ये गुजरात में होती है, और जाफराबादी भी गुजरात में ही होती है, और एक नागपुरी होती है, ये महाराष्ट्र में होती है, और जो भदावरी होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। और ये लोही दिया हुआ है, लोही, तो लोही होता है, लोही और एक माडिया होता है और एक चोकला होता है, ये सब भेड़ की नस्ल है। और एक बारबरी दिया हुआ है इसमें, तो बारबरी जो होता है ये बकरी का नस्ल होता है। तो याद रखना है, जो लोही होता है, लोही और माडिया ये होता है भेड़ का नस्ल होता है, और जो बारबरी है ये बकरी का नस्ल है, और ये भारतीय भैंस का नस्ल जाफराबादी है जो गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधों के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है? तो पौधों के मुख्य पोषक तत्व में मैंगनीज शामिल नहीं होता है। पौधों का जो मुख्य पोषक तत्व होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। गौण पोषक तत्व उसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और जो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरॉन इत्यादि होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है? तो इसमें से मोर और ऊंट ये समतापी प्राणी हैं। पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं ये गर्म रक्त के, गर्म मतलब हॉट ब्लड होते हैं, और इनके शरीर का जो तापमान होता है वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है, वे समतापी कहलाते हैं, समतापी प्राणी कहलाते हैं, जैसे मोर और ऊंट हो गया। और असमतापी जो जंतु होते हैं उनका शरीर का जो तापमान होता है बाहर के वातावरण के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए असमतापी कहते हैं। और इसमें कीड़े होते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ, मेढक इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये गलत है, क्योंकि वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान था। अगला है, पहियों का उपयोग किया जाता था, ये सही है। रथों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है हमारा स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था वो 1000 ईस्वी में शुरू हो गया था, और वैदिक काल का जो आरंभ था ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व था, इसलिए इन्हें लोहे का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, जिससे अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सबसे पहले बोध गया का यात्रा किया था, और उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, लेखक दिया हुआ है और पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो दिया है कौटिल्य, कौटिल्य ये लेखक है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ था। और जो कालिदास है इन्होंने मेघदूतम लिखा हुआ था। उसके बाद विशाख दत्त के बारे में दिया हुआ है, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा हुआ था, और शूद्रक मृच्छकटिकम लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित था? तो जो अष्टप्रधान था वो शिवाजी के दरबार में रहते थे, और यह एक प्रशासनिक और सलाहकारी परिषद थी। और 8 होते थे, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री के पद पे थे, जो राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण था। अमात्य जो थे वो वित्त मंत्री थे। सचिव जो थे पत्र व्यवहार के बारे में देखते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। सेनापति सैनिक प्रधान थे। पंडित राव दान का अध्यक्ष था, और न्यायाधीश जो होता है ये न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिकों के रख रखाव पर केंद्रित थी? तो ये थी मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी व्यवस्था। ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें अमीरों को उच्च पद दिया जाता था जो सेना से संबंधित तथा प्रशासन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, एचिसन समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, इस समिति की गठन 1905 में हुआ था कर्जन के द्वारा, ये गलत है। एचिसन समिति सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित था, ये बिल्कुल सही है। साथ ही बात करते हैं एचिसन समिति की स्थापना का, तो ये 1886 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो ये हुआ था उड़ीसा अकाल हुआ था जो 1866 से 67 में हुआ था। इसे प्रकोप का समुद्र कहा गया था। 1865 में सूखा पड़ा, और 1866 में उड़ीसा, मद्रास और उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ गया था। और अकाल की भीषणता उड़ीसा में सबसे अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी, इसलिए इसे प्रकोप का समुद्र कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह 1927 में किया गया था। और इसका उद्देश्य था
दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। 1909 में वायसराय मिंटो और जो सचिव थे मार्ले, इनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया, और इसमें सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जो भारत में संप्रदायवाद के उदय के कारणों में प्रमुख था, और यह फूट डालो राज पर की मतलब जो नीति थी उस पर आधारित थी। और इस सुधार के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये अहमदाबाद का आंदोलन था। अहमदाबाद मिल आंदोलन में 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। तो ये यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करने से संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे जल होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। साथ ही अगर बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बढ़ती जाती है, और बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो इसमें फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है? तो फास्फोरस अपरक्तता प्रदर्शित नहीं करता है, गलत है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से अधिक अक्रियाशील है, ये भी गलत है। दियसलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जो एक्वा रेजिया होता है ये सांद्र NH3 और सांद्र HCl, कॉन्सनट्रेटेड NHO3 और कॉन्सनट्रेटेड HCl से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये किया जाता है निस्यंदन के द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से अलग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो तत्वों के सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है, और किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व अधिक स्टेबल होता है।